साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज नवरात्रि का समय चल रहा है। आप लोगों को नवरात्र की ढेर सारी बधाई। और साथियों, अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो साथियों, पहला प्रश्न लेते हैं कि ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं। तो हो जाएगा कि यहाँ पे गोकुलनाथ हैं, विट्ठलनाथ हैं, बैकुंठमणि हैं या फिर नाभादास हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसके रचनाकार विट्ठलनाथ जी हैं। अभी अभिनंदन में संधि यहाँ पे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। आंसर क्या सही होता है? सही हो जाता है कि यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि चिदंबरा है, कि परिवर्तन है, कि लोकायतन है या फिर पल्लव है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इनकी जो रचना है किसकी, तो पंत जी की जो रचना है लोकायतन, ये किस श्रेणी में आती है। तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आती है। ये रचना पूछा जाता है कौन सी रचना है, तो लोकायतन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि व्यंजन है, कि विसर्ग है, कि स्वर है, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, व्यंजन है। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है वो अंतिम में जो है व्यंजन रहता है। परिवर्तन कविता संकलित है किसमें? तो यहाँ पे अनामिका हो जाएगा, चित्रधारा हो जाएगा, पल्लव या फिर सभी। तो परिवर्तन जो कविता है वो यहाँ पे किसकी, ये सारी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पे जो परिवर्तन है ये अनामिका जो है किसकी हो जाती है। तो यहाँ पे ये निराला जी की हो जाती है, ये उनकी हो जाती है पंत जी की। और ये चित्राधार जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे परिवर्तन कविता किसमें संकलित है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या सही हो जाता है? आंसर सही हो जाता है कि ये पल्लव में ये संकलित है। युग्म ध्वनि के उदाहरण है। तो यहाँ पे युग्म ध्वनि यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये प्रसन्नता हो जाएगा, कि संबल हो जाएगा, कि प्राण हो जाएगा, कि प्रकर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? तो यहाँ पे युग्मक ध्वनि के उदाहरण हैं। तो युग्मक ध्वनि के उदाहरण यहाँ पे सही हो जाता है कि ये प्रसन्नता यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। पंत के किस रचना में सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो चिदंबरा पे, कला और बूढ़ा चांद पे, परिवर्तन पे या फिर लोकायतन पे। तो किस पे मिला है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो इनको मिला है वो किस पे मिला है? तो वो लोकायतन पे इनको मिला है। चिदंबरा पे इनको ज्ञानपीठ मिला है, जबकि कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, इसमें 4 हो जाएगा, 7 है, कि 3 है, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर सही हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है इनमें से कोई नहीं है। उसमें अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, जो पंचमाक्षर होते हैं, मतलब 5 वर्ण होते हैं, अंगा या अड़ा ना माँ को ही कहा जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निराला की लंबी कविता नहीं है, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी की के पत्र या फिर वनवेला। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? निराला की लंबी कविता नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सी नहीं है इनकी। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? इनकी वनवेला जो है वो लंबी कविता के अंतर्गत नहीं आती है। और इसमें जितनी भी और कविताएं हैं, मतलब जो भी दी हुई हैं कविता, ये सब लंबी कविता के अंतर्गत आती हैं। पंचवटी प्रसंग है। यहाँ पे यदि पंचवटी होता तो ये मैथिली शरण गुप्त की हो जाती, लेकिन यहाँ पे पंचवटी प्रसंग है, इसलिए ये निराला जी की कविता है। यहाँ पे कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? तो यहाँ पे सूरदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, नरोत्तम दास। आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि यहाँ पे नरोत्तम दास इसके कवि नहीं हैं। मनोविकार में कौन सी संधि है? तो स्वर हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, विसर्ग हो जाए या फिर गुण हो जाएगा। तो मनोविकार जो संधि है वो किसके अंतर्गत क्या सही हो जाता है? तो यहाँ पे विसर्ग सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि भावुक में कौन सी संधि
संधि है तो भवधन उक है, भवधन उका है, भवधन उका, इनमें से कौन सी संधि है पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या सही हो जाता है, इसमें सी सही हो जाता है कि भवधन उका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे। तो घनानंद यहाँ पे औरंगजेब हो जाएगा, आजम शाह हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा या फिर बहादुर शाह हो जाएगा। तो आंसर सी यहाँ पे सही हो जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के ये कवि, मतलब कि उनके यहाँ आश्रित, उनके यहाँ ये रहते थे। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लेते हैं कि पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी। तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास या फिर गोविंद गिल्ला भाई या फिर दुर्गा दत्त व्यास। ये जितने भी कवियों की बात यहाँ पे हो रही है ये सब कवि जो हैं वो भारतेंदु युग के माने जाते हैं। यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये प्रताप नारायण मिश्र जी की समस्या पूर्ति जो है यहाँ पे कवि के रूप में यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी को देखा जाता है। बहादुर शब्द है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कि बहादुर शब्द कैसा शब्द है। तो अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है, कैसा शब्द यहाँ पे है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहादुर जो शब्द है वो कैसा शब्द है। आंसर यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे तुर्की शब्द है, ये बहादुर जो है वो तुर्की के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निराला के दर्शन प्रधान रचनाएं हैं। तो निराला की जो दर्शन प्रधान रचनाएं हैं वो कौन सी रचना है। तो यहाँ पे विधवा हो जाएगा, भिक्षुक हो जाएगा, पंचोटी प्रसंग या फिर आवाहन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही, कौन सी रचनाएं, मतलब कौन सी रचना यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सी सही हो जाता है कि पंचोटी प्रसंग है वो दर्शन पर आधारित है। सूची 1 से सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है कि कौन किसकी कविता यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाएगा कानन कुसुम, यहाँ पे जो है रचना जो है वो किसकी है। तो यह मुकुटधर पांडे की हो जाएगा। यहाँ पे निशीथ जो है वो भी किसकी हो जाएगी, राम कुमार वर्मा की। गीत गुंज ये भी पंत की, और अंतिमा जो है वो निराला की। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सही है ए। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है। तो विट्ठलनाथ का शिष्य यहाँ पे कौन नहीं है। तो यहाँ परमानंद हो जाएगा, चीत स्वामी हो जाएगा, गोविंद दास हो जाएगा या फिर नंददास हो जाए। तो विट्ठलनाथ जो है उनके शिष्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है, ए परमानंद दास यहाँ पे उसके शिष्य नहीं थे, वल्लभाचार्य के शिष्य ये थे। जो अष्टछाप कवियों की स्थापना हुई थी 1565 में, तो उसमें जो कवि थे तो 4 कवि जो थे उनके शिष्य थे विट्ठलनाथ के, और 4 कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य यहाँ पे थे। तो यहाँ पे परमानंद वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और जबकि और तीनों कवि जो हैं ये विट्ठलनाथ के कवि शिष्य माने जाते हैं। यहाँ पे पुर्तगाली भाषा शब्द बताइए, पूछा जा रहा है कि ये तोप है, मील है, परात है या फिर तुर्की है। पुर्तगाली शब्द यहाँ पे क्या सही हो जाता है, आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि ये परात है। अगला प्रश्न है परोपकार किस प्रकार का शब्द है। तो योग रूढ़ हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये यौगिक शब्द है। परोपकार किस प्रकार का शब्द है, तो यौगिक शब्द यहाँ पे माना जाता है। श्रीधर पाठक ने गोल स्मृति की किस कृति का अनुवाद किया है। तो ये हर्मिट हो जाएगा, द ट्रेवलर हो जाएगा, डेजर्ट विलेज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या सही होता है, सही हो जाता है इसमें डी की इनमें से श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मृति किस कृति का अनुवाद किया है। तो उपर्युक्त यहाँ पे सभी इनका सही हो जाता है। कौन सा सब सही है, ये जितनी भी रचनाएं यहाँ पे अनुवाद किया गया है वो श्रीधर पाठक द्वारा, ये सब यहाँ पे सही हो जाता है। और जो श्रीधर पाठक हैं वो जो है द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं, यह रचना किसकी है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये राम नरेश त्रिपाठी हैं, रामचरित उपाध्याय हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण है या फिर गिरधर कवि हैं। तो स्वदेशी कुंडल जो यहाँ पे देशभक्तिपूर्ण है कुंडलियाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये रामचरित उपाध्याय जी की रचना है। स्वदेशी कुंडल ये किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा नहीं, ये यहाँ पे रचना इनकी नहीं, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना, यहाँ पे ये आंसर सही हो जाता है।
यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है, तो यहाँ पे क्या सही होता है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है कि या फिर संप्रदान तत्पुरुष है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है डी, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पे सही हो जाता है। तो तत्पुरुष के 6 भेद माने जाते हैं, उसमें गौशाला गाय के लिए शाला यहाँ पे, तो तत्पुरुष संप्रदान यहाँ पे सही होगा। कारक ये याद हो जाता है तो तत्पुरुष भी कारक के अनुसार ही चलता है। तो सबसे पहले कारक याद करना पड़ेगा तत्पुरुष समास को याद करने के लिए। वैसे ये सबको याद हो चुका होगा, किसी को याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे समास जो आता है वो वहाँ पे थोड़ा सा उलझन में डाल देता है। लेकिन यदि पढ़ते रहेंगे, तैयारी अच्छे से करते रहेंगे तो कोई भी समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को सबसे पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो यहाँ पे प्रेम प्रतीक है या फिर कानन कुसुम है, झरना है या फिर आंसू है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है साथियों कि ये यहाँ पे प्रेम पथिक है। पहले इनकी यह कृति किस भाषा में थी? तो ये पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में इसको किस में किया, रूपांतरित किया गया, तो ये खड़ी बोली में रूपांतरित हो गई। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। कामायनी को छाया का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, रामचंद्र तिवारी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा कि कामायनी को छायावाद को उपनिषद कहा जाता है। किसने कहा है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने। बिना पलक या निमिष गिराए के लिए एक वाक्य क्या है? एक टक हो जाएगा, अपलक हो जाएगा, निमेष हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या सही हो जाता है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे एक टक हो जाता है कि बिना पलक गिराए या फिर झपकाए हो जाता है एक टक। मुहावरा का एक अन्य नाम क्या है? तो वाग्धारा हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, रोजनामचा हो जाएगा या फिर रोजनामचा हो जाएगा या फिर मुहावरा हो जाएगा। तो क्या सही हो जाता है? मुहावरा का एक अन्य नाम क्या है? ये यहाँ पे क्या सही हो जाता है? सही हो जाता है कि वाग्धारा इसको कहा जाता है। मुहावरा को वाग्धारा भी कहा जाता है। काफ़ी नया प्रश्न है, मतलब एग्जाम में इस प्रकार के ही प्रश्न वहाँ पे पूछे जाने की संभावना बनती है। बीन हूँ मैं रागिनी, बीन भी हूँ रागिनी में, मैं भी बीन हूँ मैं रागिनी भी हूँ, पंक्ति ली गई है। तो यह किससे ली गई है? वैसे ये पंक्ति तो है किसकी? तो ये हो जाती है निराला महादेवी वर्मा जी की। तो यहाँ से ये प्रश्न सही होता है कि सांध्य गीत से है कि नीरजा से है कि निहार से है कि सभी गलत है। तो क्या सही होता है? यहाँ पे सही होता है कि ये नीरजा से ये पंक्ति ली गई है। महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि बीन भी हूँ मैं रागिनी भी हूँ। पंक्ति किससे ली गई है? तो नीरजा से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राची दिगंज डर में पुष्कल रवि रेखा पंक्ति है, ये किसकी कहाँ से पंक्ति ली गई है पूछा जा रहा है। कि राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास है, सरोज स्मृति है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? सही हो जाएगा कि ये तुलसीदास से ये ली गई है। तो तुलसीदास किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाती है निराला जी की। ये बेहद महत्वपूर्ण रचना निराला जी की ये मानी जाती है। एकलव्य रचना है, तो एकलव्य रचना कैसी रचना है? यहाँ पे हो जाता है ये प्रबंध काव्य है कि ये महानाटक है कि ये खंड काव्य है कि ये नाटक है। तो एकलव्य जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाता है कि ये एक प्रबंध काव्य है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि पंत की कौन सी रचना प्रगतवादी है? तो यहाँ पे युगवाणी हो जाएगा, ग्रंथि हो जाएगा, वीणा हो जाएगा या फिर गुंजन हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है? सही हो जाता है कि प्रगतिवादी रचना जो है वो युगवाणी यहाँ पे सही हो जाता है। तो पंत जी एक ऐसे कवि थे कि ये छायावाद में भी रहते हैं, और जबकि इनकी जो 2-3 रचनाएं जो इन्होंने पीछे की है लास्ट में, तो वो क्या हो जाती है? वो प्रगतिवाद में ही चली जाती हैं तीनों रचनाएं। उसमें एक है युगवाणी।
इसमें देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित पंक्ति किसकी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति किससे है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये सत्यनारायण कविरत्न की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, मैथिली शरण गुप्त की है, डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी की है। तो क्या सही होता है, इसमें सही हो जाता है कि इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी की ये पंक्तियां हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की। वैसे राम नरेश त्रिपाठी जी मतलब देशभक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में राम नरेश त्रिपाठी जी को जाना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि यहाँ पे कौन से हैं, तो यहाँ पे क्या सही होता है कि अमीर खुसरो हैं, कि श्रीधर पाठक हैं, चंद्रवरदाई हैं, या फिर हरिऔध हैं। तो इसमें क्या सही हो जाता है, प्रथम कवि यहाँ पे जब भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो हमेशा इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये सही हो जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल है, थोड़ा इसको हम देख करके लास्ट में बताएंगे कि ये यहाँ पे क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे जो है, वैसे तो यहाँ पे खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में अमीर खुसरो को ही जाना जाता है, और उसके बाद में चंद्रवरदाई जी को भी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है कि वहाँ इसमें जो है हरिऔध जी को भी इसमें इन्होंने रख दिया है। तो यहाँ पे हम इसको बाद में इस प्रश्न को देखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लेते हैं साथियों कि बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है। बादल राग कविता जो है वो कितने खंडों में बांटा गया है, इसको ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है कि ये बादल राग कविता जो है वो 6 खंडों में बांटी गई है। कितने खंडों में, तो ये 6 खंडों में यहाँ पे बांटी गई है। बादल राग जो कविता है वो कितने खंडों में, 6 खंडों में। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जो केवल एक आँख वाला हो तो वो शुक्राचार्य हो जाता है, समदर्शी हो जाएगा, एकाक्षी हो जाएगा, या मीनाक्षी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, इसमें सही हो जाता है कि वो एकाक्षी हो जाता है, जो केवल एक आँख वाला होता है। जैसे कौवा है तो उसको कौवे का पर्यायवाची भी एकाक्षी उसको कहा जाता है। यहाँ पे जो जिस स्त्री का पति परदेश हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रवासिनी हो जाएगा, गृहिणी हो जाएगा, परदेशनी हो जाएगा, पोषित पति का यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है कि यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, तो प्रोषित पति का यहाँ पे सही हो जाता है आंसर इसका। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि विद्यापति किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है। विद्यापति के किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कीर्तिलता में है, पदावली में है, भू परिक्रमा में है, या फिर कीर्ति पताका में है। तो किसमें यहाँ पे ये प्रश्न है, ये पूछा जा रहा है कि विद्यापति की रचना में शिव सिंह की बात जब भी आती है तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कीर्ति पताका में उनकी बात की गई है। वैसे रिलेट करके याद करना है कि कीर्ति की पताका शिव से, यहाँ से इसको रिलेट कर लेना है कि जब भी शिव जी से हम जुड़ते हैं तो हमारी पताका जो होती है वो काफ़ी ऊपर जाती है, मतलब वो। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के पर सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। तो सही हो जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी ने, या फिर डॉक्टर देवराज ने। आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था। तो पंत हो जाएंगे, या फिर पंत हो जाएंगे, प्रसाद हो जाएंगे, निराला हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि झारखंडी यहाँ पे प्रसाद जी को कहा जाता था जब वो छोटे थे, मतलब बचपन का उनका नाम झारखंडी है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, ये पंक्ति यहाँ पे जो है वो महादेवी वर्मा की है, वियोगी हरि की है, या पंत जी की है, या फिर निराला की है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि ये जो रचना है वो पंत जी की है। बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति है, लगभग हर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे है राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है, तो इसमें भगवंती हो जाएगा, प्रेम सागर हो जाएगा, सदल मिश्र हो जाएगा, भाषा योग विशिष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है कि राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है वो भाषा योग वशिष्ठ को
कहा जाता है कि उनकी रचना भाषा योग वशिष्ठ है। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, संस्कृत। तो रानी केतकी की जो कहानी है वो किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये खड़ी बोली के अंतर्गत ये रानी केतकी की कहानी आती है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो किसे माना है? लल्लू लाल को, गोरखनाथ को, रामप्रसाद निरंजनी या फिर ज्योतिसर ठाकुर को। किसको माना है यहाँ पे? तो आंसर सही हो जाता है बी कि इसको गोरखनाथ को उन्होंने, मिश्र बंधुओं ने गद्य का प्रथम लेखक माना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज में भाषा मुंशी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बनारस के थे, दिल्ली के थे, आगरा के थे या फिर आरा के। ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका निवास स्थान पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे सही हो जाता है कि ये आगरा के रहने वाले हैं। ये लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल या फिर मोतीलाल मेनारिया। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये आचार्य शुक्ल जी को माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई है? मतलब अंबिका दत्त व्यास जी को कहा जाता है सुकवि, या फिर गिरधर जी को, या फिर जगन्नाथ जी को, या फिर भगवान दीन को। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास जी को कहा जाता है सुकवि। साहित्यकारों पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से कब सम्मानित किया? यह सम्मान मतलब भारतेंद्र जी को कब प्राप्त हुआ, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये 1885 में, 75 में, 84 में या फिर 80 में। आंसर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये 1880 में भारतेंद्र उपाधि इनको मिली थी। पत्रकारों द्वारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो ये अवधी हो जाएगी, ब्रज हो जाएगा, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख काव्य भाषा है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा थी उस समय। तो वहाँ पे खड़ी बोली। पहले मतलब द्विवेदी युग में ब्रज भाषा का काफ़ी प्रचार था, लेकिन जब से द्विवेदी युग प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी भाषा मतलब जो व्याकरण की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खड़ी बोली का प्रचार काफ़ी हद तक वहाँ पे बढ़ा दिया, और जितने भी कवि थे वो भी उसी मतलब खड़ी बोली में ही लिखने का ठान लिया और उन्होंने उसी में लेखन शुरू कर दिया। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो यहाँ पे पल्लव हो जाएगा, लहर हो जाएगा, कामायनी या फिर झरना। क्या यहाँ पे सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि यहाँ पे झरना को इन्होंने माना है। जो छायावाद की पहली रचना है वो कौन सी है? तो यहाँ पे झरना आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। झरना किसकी रचना है यदि पूछा जाता है तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाती है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर निराला। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि किसने किया है? तो कि यहाँ पे निराला जी ने छायावाद में संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। गारसा दतासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम की दृष्टि से ये इस प्रकार के प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यहाँ पे रसायन से हो जाएगा, रासक से हो जाएगा, रास से हो जाएगा, राजसुया से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाता है डी की राजसुया से इन्होंने माना है। किसने माना है? तो गारसा दतासी जी ने माना है। मोही का हंसेस की, यहाँ पे पंक्ति है, मोही का हंसेस की कोहराही पंक्ति किस कवि की है? तो कहने का मतलब है कि मुझ पे हंस रहे हो कि उस कुम्हार पे हंस रहे हो। कौन कह रहा है यहाँ पे? तो जायसी हो जाएंगे, तुलसी हो जाएंगे, उस्मान हो जाएंगे या फिर कुतबन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जायसी जी ने कहा था यह पंक्ति, क्योंकि जायसी जी सब लोग जानते हैं कि ये थोड़ा उनके चेहरे पर क्या था कि उनकी आँख किसी बीमारी की वजह से
थोड़ा ये आँख से कम देखते थे और उनकी आँखें कुछ ख़राब हो गई थी, तो उनको देख करके एक बार जहाँगीर जो है इसको हंसता है, तो उन्होंने यही पंक्ति वहाँ पे दोहराई थी। यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्र शर्मा ने किसे माना है? तो क्या सही हो जाता है? तो राजा भोज को, राजा मुंज को, सरहपा को या फिर विद्यापति को। किसे माना है? किसने? तो यहाँ पे आंसर सही है, राजा मुंज को माना है। किसने माना है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। चंद्र शर्मा ने किसे माना है? राजा मुंज को। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वयंभू हो जाएंगे, पुष्पदंत या धनपाल या फिर राम सिंह। तो अभिमान मेरु के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर सही हो जाएगा, पुष्पदंत को माना जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि भामिन विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिहारी हैं, देव हैं, बिहारी हैं या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। तो आंसर क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे देव को माना जाता है इसके प्रणेता भामिन विलास। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है भारतेंदु का, तो यहाँ प्रेमघन है, यहाँ पर सुमेरु सिंह है, यहाँ अंबिका दत्त व्यास है, यहाँ प्रताप सिंह है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे प्रताप सिंह सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र तो अंबिका मतलब भारतेंदु युग मंडल के ही माने जाते हैं, जबकि जो ये प्रताप सिंह हैं ये अलग ही कवि हैं। ये फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई है? यहाँ पे प्रश्न है कि 1803 में, 1805 में, 1790 में, 1800 ईस्वी में। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि ये इसकी स्थापना जो हुई है ये 1800 ईस्वी में की गई है। किसकी स्थापना? तो ये फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना यहाँ पे की गई है। हिंदी नए चाल में ढली, ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए। पिछला जो टीजीटी था उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 का जो ये किसने कहा है? तो यहाँ पे भारतेंदु जी हो जाएंगे, रामविलास शर्मा या फिर आचार्य शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे सही हो जाता है, भारतेंदु जी ने कहा है कि हिंदी नए चाल में ढली। अब यदि पूछा जाता है कब ढली, तो 1973 में ढली। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किसान के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त हैं, निराला हैं, हरिऔध हैं या फिर प्रसाद हैं। तो किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पे मानी जाती है। अगला प्रश्न, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, भक्तमाला। तो यहाँ पे हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी का इतिहास ग्रंथ यदि कहा जाता है तो वो यहाँ पे हो जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पे ये सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु थे, गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ या फिर जलंधर नाथ। तो आंसर सही है, मत्स्येंद्रनाथ को गोरखनाथ के गुरु थे। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक किसे? तो सबसे बड़ा लोकनायक किसे माना गया? सूरदास को, तुलसीदास को, अग्रदास, नंददास। बुद्ध देव के बाद ये जो तुलसीदास को माना गया, यह लोक मतलब जो ये कथन है किसने कहा है? तो ये ग्रियर्सन का कथन यहाँ पे है। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो क्या सही होता है कि सुधा निधि किसकी रचना है? तो यहाँ पे सही हो जाता है कि तोस की है, रसलीन की है, चिंतामणि की या फिर याकूब की है। तो सुधा निधि जो रचना है वो यहाँ पे सही हो जाता है कि ये तोस की है। किसकी है? तोस की। मयंक महिमा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पे आंसर क्या सही होता है कि मयंक महिमा के जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन को यहाँ पे माना जाता है मयंक महिमा का रचनाकार। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? तो यहाँ पे किसको सौंपा था? गुप्त जी को या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गौरी दत्त शुक्ल या फिर देवी दत्त शुक्ल को। तो यहाँ पे उन्होंने जो अपना उत्तराधिकार था वो पंडित देवी दत्त शुक्ल जी को यहाँ पे सौंप देते हैं। कौन सौंप देते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और क्या सौंप देते हैं? तो जो सरस्वती पत्रिका थी उसका संपादन। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो यहाँ प्रेम वाटिका हो जाएगा, सुजान हो जाएगा, दान लीला हो जाएगा या फिर पदावली हो जाएगा।
आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? आंसर सही हो जाता है कि ये पदावली। तो पदावली यहाँ पे जो है विद्यापति की काफ़ी मशहूर है। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लेते हैं कि भारतेंदु ने किस उपनाम में उर्दू में कविताएं लिखी? तो किससे लिखी थी? तो यहाँ पे इस आंसर सही होता है दद्दा के नाम से, जकी नाम से, सुकवि नाम से या फिर रसा के नाम से। तो किस नाम से ये अपनी जो कविता लिखते थे? तो ये रसा नाम से लिखा करते थे। कौन लिखा करते थे? तो ये भारतेंदु जी अपनी जो कविता थी वो रसा नाम से इन्होंने लिखा है अपनी कविता को। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो मंगला प्रसाद या फिर ग्रैमी पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी या फिर नेहरू। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक इस पर इनको मिल चुका है। चिरगांव किस कवि का जन्म हुआ? तो चिरगांव ये यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट या फिर सुमित्रानंद पंत। आंसर सही हो जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चिरगांव झांसी में जो है इनका जन्म 1886 में इनका जन्म वहाँ पे हुआ। आकाश गंगा काव्य संग्रह यहाँ पे किसका है? तो यहाँ पे बाल की शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे आकाश गंगा जो है वो राम कुमार वर्मा की रचना मानी जाती है। किसकी रचना? तो राम कुमार वर्मा जी की रचना ये यहाँ पे मानी जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रबर छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया? तो ये किसे कहा गया था? तो दिनकर जी हैं, कुबेर बेचन है, महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा है या फिर निराला जी हैं। तो इनकी जो रचना है रबर छंद या केंचुआ छंद किसे कहा गया? तो निराला जी की रचनाओं को कहा गया, क्योंकि इनमें जो तुकांत की बात होती है तो इनकी जूही की कली जो एक रचना थी जिसको महावीर प्रसाद जी ने छापने से इनकार कर दिया था अपनी पत्रिका में, वह रचना इनकी रबर छंद केचुआ के नाम से समझ लीजिए कि पूरे हिंदी जगत में छा गई थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो किस में प्रकाशित हुई? इंदु में या मतवाला में, चांद में या रूपाभ में? तो इनकी जो रचनाएं थी, किसकी रचना? तो सुमित्रानंद पंत जी की जो रचना थी तो इनकी एक पत्रिका है रूपाभ, ये उसी में प्रकाशित हुआ करती थी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? यहाँ पे जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लेना है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है। लगभग एक क्वेश्चन उसमें से तो जरूर ही बनता है। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, मैत्री पुष्पा ने लिखा है, कि सुमन राजे ने लिखा है, नासिरा शर्मा ने लिखा है। तो इन्होंने जो 2-3 नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर सही आता है सुमन राजे ने आधा इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की बात आती है तो सुमन राजे यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधु किसे माना? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो मिश्र बंधु ने किसे माना है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो ईसा अल्लाह खां, गोरखनाथ, गंग कवि या फिर चंदवरदाई को इन्होंने माना है। आंसर सही हो जाता है कि इन्होंने गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? कलिकाल का वाल्मीकि यहाँ पे किसने कहा पूछा जा रहा है? तो आचार्य शुक्ल ने, नाभादास ने या फिर रामचरण दास या फिर कीलदास ने माना है। तो आंसर सही हो जाता है कि इसमें इनको नाभादास जी ने क्या माना है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना? तो नाभादास जी ने माना। तो साथियों यहाँ पे हमने कुल आज जो है अपना जो प्रैक्टिस सेट था उसको यहाँ पे पूरा हमने 125 प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो हमने ये लगभग 2 प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्नों को समाहित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथियों यदि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को आप लोग हल करते रहेंगे तो आप लोगों की जो भी तैयारी है वो भूलेगी नहीं। अभी परीक्षा कब हो ये नहीं है पता, तो अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।